गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पिछला पार्ट बनाए थे, उसमें आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। फिर से आप देख लीजिए क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जगत। हम कल बात कर रहे थे जंतु और पादप में क्या अंतर। आज हम बात करेंगे, कल थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा। कल हमने बताया आपको कि जीव किसे कहते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कोई सजीव है या निर्जीव है। आज हम बात करेंगे जीवों में जो विविधता है, जिसे हम बोलते हैं जैव विविधता। जब हम विविधता की बात करते हैं किसी भी चीज में तो डाइवर्सिटी आती है। और यहाँ पे जैसा कि हमने चर्चा किया आपसे कि जीव जो है एक चींटी से लेकर के बड़ी हाथी तक, एक छोटे से घास से लेकर बड़े आम के पेड़ तक सब जीव हैं। और इनके आकार, इनकी साइज, जो इनका साइज है, इनकी लंबाई है, इनकी जो मोटाई है, इनकी जो स्ट्रक्चर संरचना है, उनमें अलग अलग तरह की दिखाई पड़ती है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। यानी एक तरह से हम कहें तो अलग अलग जीवों के आकार में, आकृति में, माप में, संरचना में, बनावट में, आंतरिक वाय, इन सब में जो विविधता पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है, उसे ही बोलते हैं जैव विविधता। अभी तक जो पृथ्वी पे ज्ञात जीवों की संख्या मानी गई, जीव जातियों की संख्या मानी गई है, वो 18 लाख माना गया है। तो अब तक जो है 18 लाख जातियां। अभी हम आगे बात करेंगे जातियां क्या होती हैं। तो 18 लाख जातियों में जो है करीब 10 लाख जंतु के हैं और 6 लाख जो है 12 जो है आपके जंतु के हैं और 6 लाख करीब जो है पादप पौधे के हैं। इसीलिए हमने कल एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्काउंट दिया था आपको कि जंतु क्या होता है और पादप क्या होता है, जंतु और पादप में क्या डिफरेंसेस है। तो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि जो जैव है, जो जीव है, उसमें विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, विभिन्न तरह की बनावट है। आपने देखा होगा, आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा कि ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और इतना विशाल का वृक्ष भी है जो हजारों साल तक, जिनकी आयु हजारों साल तक। आप फूल को ही देखें तो फूल में कितने तरह के फूल हैं, फल में देखें तो कितने तरह के फल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनमें इतनी ज़्यादा विविधता है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जीवों में जितनी ज़्यादा विविधता होती है उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक। तो हम बात कर रहे हैं जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब हुआ जीवों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता। तो बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। तो अब हमें ये देखना है कि इतनी सारी संख्या में जीव जंतु हैं, तो उनका अध्ययन कैसे होगा। तो अध्ययन की सुविधा के लिए चूंकि पृथ्वी पे असंख्य जीव हैं और असंख्य जीवों में समानताएं भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं, तो इस आधार पे हमें उनके अध्ययन करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं नाम। तो उसको इसीलिए दिया गया है नामकरण पद्धति। इसे बोलते हैं बायो नॉमिनल नाम पद्धति का मतलब हो गया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो एक में हो गया था उसको हम अलग कर सकते हैं, बायोनॉमियल
किसी भी जीव के बारे में सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? उसका नाम। अब एक समस्या ये आती है नामकरण में कि इतने सारे देश हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने जगह जगह, जैसे अमेरिका में एक ही जंतु का अलग नाम हो सकता है, इंडिया में अलग हो सकता है, साउथ अफ्रीका में अलग हो सकता है। अगर हम और 60 में बात करें तो अपने भारत देश में ही एक ही जंतु के अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इसलिए इस समस्या को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए और वो नियम एक सुव्यवस्थित संस्था द्वारा दिया जाता है। उन संस्थाओं का नाम हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ICBN, ICJ। ये तो फुल फॉर्म आपको हम बता दे रहे हैं कि जब भी किसी जीव का नामकरण होगा तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं और उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो कौन कराता है? ICBN और ICJ। ICBN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे बोटेनिकल बताता है कि जब भी प्लांट का कोई प्लांट होगा, पहले तो हमको ये डाइवर्सिफाई कर देना है कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है। अगर वो प्लांट की कैटेगरी में आता है तो उसका नामकरण बॉटेनिकल कोड के अनुसार होगा। एक संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये कुछ नियम बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर किसी भी पौधे का नामकरण किया जाता है। इसी तरह ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे जूलॉजिकल वर्ड आ गया, यानी एनिमल। तो आप देख सकते हो कि जब भी किसी प्लांट का नामकरण होगा उसके लिए एक अलग कोड है और ICJN। तो ये दोनों जीव जंतुओं का नामकरण किया जाता है। अब नामकरण की जो पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमें जो पढ़ना है उस पद्धति का नाम है विनाम पद्धति। जिसे हम वहाँ थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने बायो शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर सिस्टम है और ये बाइनोमियल है। बाई का मतलब होता है और हिंदी में द्वि का मतलब भी होता है। तो ये इससे पता चल रहा है कि इस पद्धति में किसी भी जीव का जो नामकरण होता है उसमें दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पद्धति के जो जनक हैं द्विनाम पद्धति के जनक क्या कहें, इसका जो सिद्धांत दिया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस। आगे इनको कैरोलस लिनियस को हम आगे भी देखेंगे। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है
वर्गिकी के जनक। वर्गिकी की चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिए। तो द्विनाम पद्धति में किसी जीव के जब नामकरण किया जाता है तो उसमें दो शब्द, दो नाम दिए जाते हैं, इसीलिए इसको द्विनाम पद्धति के नाम से जाना बहुत फेमस है और यही मान्य भी है ICBM के द्वारा भी, ICJDM के द्वारा भी, कि जो भी नामकरण होगा वो दो शब्दों में होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य का जो नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, वो है होमो सेपियंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको द्विनाम पद्धति बताया कि द्विनाम पद्धति में दो वर्ड होंगे, दो नाम होंगे। तो दो नाम से बने हुए नाम को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इसके जनक हमने आपको बताया कैरोलस लिनियस है। उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि जब भी जीव का नाम होगा वो दो नामों में होगा। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इसमें नोट करने लायक है वो ये है कि ये हमेशा जीनस होगा, ये जीनस का नाम होगा। अभी हम आगे चर्चा करने वाले वंश। और ये स्पीशीज का नाम होगा जिसे हम बोलते हैं जात। तो हमें अब मनुष्य का जब हम एग्जाम्पल लिए तो देख रहे हैं कि मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में जो होमो शब्द है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वो जीनस को बताता है। और जो स्पीशीज है, जो सेपियंस है, वो स्पीशीज को बताता है। इसी तरह एक हम पौधे का एग्जाम्पल लें, आम का। आम का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दो शब्द हैं, मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पे क्या होगा? जीनस, जिसे हम वंश बोलते हैं। और ये क्या होगा? स्पीशीज, जिसे हम हिंदी में जाति। तो इस पद्धति में जीनस को पहले रखा जाता है और स्पीशीज को बाद में रखा जाता है। तो इस पद्धति को कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियम की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो द्विनाम पद्धति के कुछ सर्वसाधारण नियम। द्विनाम जैसा कि हमने बताया ना, यहाँ पे ICBM, ICJDM है, ये संस्थाएं जो है इनको फॉलो करवाती है। तो इसमें जो सबसे पहला नियम आता है वो ये है कि किसी भी जीव का नामकरण लैटिन भाषा में होगा। लैटिन बहुत पुरानी भाषा है, इसलिए बायोलॉजी के जो वर्ड हैं वो थोड़े से टिपिकल होते, कठिन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये लैटिन वर्ड है। यहाँ पे पहला जो नियम बनाया गया कि जब भी इनकी कोई चाहे जहाँ हो, अगर इंडिया में भी है, अमेरिका में हो, कहीं भी उसकी उत्पत्ति हो, ओरिजिन उसकी कहीं भी हो, उसका नामकरण हमेशा किसमें किया जाएगा? लैटिन की भाषा में किया जाएगा। पहला हो गया। दूसरा आपको बता दिया गया कि उसका पहला नाम उसके जीनस को रिप्रेजेंट, उसका वंश का नाम होगा, और दूसरा नाम होगा उसकी जाति का होगा। तीसरा जो बताया गया है कि उसमें ये बताया जाता है कि जब भी हम नामकरण को लिखते हैं उसमें एक नियम होता है। जैसे भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था मनुष्य का,
तो इसमें क्या होगा, जब भी होमो लिखेंगे तो होमो का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। ये एच क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, और सेपियंस जो होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। अगर इसे छापा जाएगा तो ये जैसे हमने बताया, और अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब भी आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, आप देख रहे हो ये जो एम है वो किसमें है, कैपिटल लेटर में है, और जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। जब ये छापा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, ये तिरछे अक्षरों में दिखाएगा। तिरछे का मतलब वो थोड़ा सा ये तिरछा होगा, इटैलिक लेटर बोलते हैं उसको। और अगर इसे हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन। तो ये कुछ नियम है जो आपको समझ लेना है कि बहुत आसान भी है। पहला तो नाम विनाम पद्धति में पहला तो यही है कि 2 नाम रहेंगे। दूसरा ये है कि पहला नाम जो होगा उसके वंश का होगा, दूसरा उसकी जात का होगा, तीसरा उसका लैटिन में नाम लिखा जाएगा, चौथा उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा वंश का, और जात का जो लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने आपको दिया। तो ये बातें हो गई द्विनाम पद्धति। तो सबसे पहले ये भी तय हो चुका है कि किसी भी जीव का पूरे विश्व में केवल एक ही नाम होगा, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, चाहे उसे वैज्ञानिक नाम कहें, साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं, हम बायोलॉजिकल नेम कह रहे हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम होता, वैसे नाम बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो एक ही होगा। जैसे आम के लिए हमेशा मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैंजीफेरा इंडिका इंडिया मैंजीफेरा इंडिका बोला जाएगा, अमेरिका में कुछ और नाम से बोला जाएगा। तो इसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि ये नामकरण पद्धति क्यों अनिवार्य है। नहीं तो होता क्या कि एक ही जीव के अलग अलग नाम से अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, तो उनको समझना, उनको अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। अब जब हम किसी का नाम जान गए तो उसको पहचानना है। पहचानने के बाद क्या है, उनको ग्रुप में रखना है, जिसे हम एक वर्गीकी बोलते हैं। वर्गीकी क्या है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के नामकरण, पहचान एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें नामकरण किया जाता है, पहचान किया जाता है। पहचान कैसे करेंगे, लक्षणों के आधार पर पहचान करेंगे कि ये जंतु है कि पादप है। पहले तो यही पहचानना है कि जीव है, फिर दूसरा ये देखना है कि जंतु है कि पादप है। अगर जंतु और पादप है तो उसका लक्षण किस तरह से मिलता है, उसका नामकरण होगा, पहचान होगा, और फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला वर्ड आता है वर्गीकी, अभी हम जो बात कर रहे थे वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके जनक भी कौन है, कैरोलस लिनियस। अभी हमने बताया था ना कि वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। अब जब हमको वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण क्या है, ये सब आपको 10th में बताया गया है, फिर भी हम आपको यहाँ पे वर्गीकरण क्या है, जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं
के आधार पर अलग अलग संवर्गों, इसे इंग्लिश बोलते हैं टैक्सॉन, अलग अलग संवर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो वर्गीकरण क्या है? जो जितने जीव हैं उनको उनके लक्षणों के आधार पर, उनके समानताओं के आधार पे अलग अलग समूहों में, अलग अलग संवर्गों में विभाजित करना, उन्हें अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना। विभाजित शब्द के साथ जगह आप व्यवस्थित भी कर सकते हैं। व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो अब वो कौन कौन से संवर्ग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमें जब विभाजन करना है, व्यवस्थित करना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से संवर्ग हैं जिनमें हमें विभाजित करना है। संवर्ग का मतलब होता है, आप कंफ्यूज हो, संवर्ग आपके बुक में है ये वर्ड, इसे इंग्लिश बोलते हैं टैक्सॉन। सिंगल रहेगा तो टैक्सॉन, और अगर ये प्लूरल है तो इसे क्या बोला जाएगा? टैक्सा। तो संवर्ग क्या है? समूह है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो समूह में क्या होता है? सबसे नीचे क्या होती है? जात। जातियां मिलकर के क्या बनाएंगी? वंश। वंश मिलकर के क्या बनाएंगे? कुल। कुल मिलकर के क्या बनाएंगे? वर्ण। वर्ण मिलकर के क्या बनाएंगे? वर्ग। वर्ग मिलकर के क्या बनाएंगे? संघ। और संघ मिलकर के क्या बनाएंगे? जाति। अब ये देखिए, ये वर्गीकरण का जो है आरोही क्रम, यानी सबसे नीचे कौन सा आएगा? जात। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ये सारे टैक्सॉन हैं। जैसे अभी हमने होमो सेपियंस का एग्जाम्पल दिया था, तो सेपियंस कौन है? ये जात। जात क्या होता है? ऐसे जीवों का समूह जिनमें मौलिक समानता होती है, यानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनके सारे लक्षण एक जैसे होते हैं। जिसमें मूलभूत, जैसे वो शोषण एक ही तरीके से करेंगे, ब्रीथिंग में एक तरीके से होगी, उसमें पोषण एक तरीके से होगा, तो उनका स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा होगा। तो ऐसे समूहों को, जिसे हम कहते हैं मौलिक समानता, उनमें ऐसी समानता है जो किसी और में नहीं होती। तो जाति क्या है? मौलिक समानताओं से भरे समूह, यानी ऐसे जीव हैं जिनमें काफी सबसे ज्यादा लक्षण होते हों, तो उनको कहाँ रखा जाता है? जाति। अब कई जातियां मिलकर के क्या बनाएंगी? वंश। यानी एक ही तरह से मिलती हुई जुलती जातियां क्या हो जाएंगी? वंश। और ये मिलती जुलती वंश मिलकर के क्या बनाएंगे? कुल। मिलते जुलते कुल मिलके गण, मिलते जुलते गण मिलकर के वर्ग, मिलते जुलते वर्ग मिलकर के संघ, और कई संघ मिलकर के जगत। तो ये जो है ये टैक्सॉन। अब हमें पहले किसी जंतु को, किसी जीव की जब भी खोज होती है जो पहले से उपस्थित है पृथ्वी पे, उसका नामकरण नहीं किया गया। जैसे अभी हमने आपको बताया एग्जाम्पल लेकर के कि अभी तक पृथ्वी पे जो ज्ञात जीवों की संख्या है वो 18 लाख जातियां। हम बात किसकी कर रहे हैं? जातियां। हम जीवों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, जातियों की बात। अब जो जातियां हैं उसमें 12 लाख जो है, करीब 12 लाख जो है जंतु है, करीब 6 लाख आपके जो है। और ये अनुमान लगाया गया कि ये पृथ्वी का केवल 7% है, 93% अब भी अनडिस्कवर्ड है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो ज्ञात है उनके लिए वर्गीकरण में है। सबसे पहले उनको पहचानना है, और पहचानने के बाद उनका नामकरण करना है, नामकरण करने के बाद वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करते समय हम देखेंगे कि वो किस जात का है, किस वंश का है, किस कुल का में आ जाएगा, किस गण में जाएगा, किस वर्ग में जाएगा, किस संघ में जाएगा और किस जगत में जाएगा। तो आप 11 की बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसमें इसको देख लेंगे, और वहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है। 2 जंतु का और 2 पौधों का एग्जाम्पल दिया गया है। उनके कुल, वंश, जात, गण सब दिया गया है। आप वहाँ से देख लीजिए।
जो भी कंफ्यूजन होगा वो सब क्लास से स्टार्ट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और ऐसा कुछ उसमें है भी नहीं, उसमें केवल जैसे जाति है आम का दिखा दिया है कि जाति क्या है, वंश क्या है, उसका कुल क्या है, उसका गण क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका संघ क्या है, उसका जगत क्या है। तो ये आरोही क्रम में है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इसी पे डिपेंड है, पूरा जो चैप्टर है वो उसमें है जीवों का वर्गीकरण। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि जगत कैसे है, संघ कैसे है, वर्ग कैसे है। यहाँ पे आपको केवल एक ये जानना है कि जाति क्या है, जाति हमने बता दिया है, वंश क्या होता है, कुल क्या होता है, गण क्या होता है, वर्ग क्या होता है और संघ क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमने देख लिया कि जीव किसे कहते हैं, सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए। एक टॉपिक जो बचा हुआ है कि आखिर इन जीव जातियों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हो। तो क्योंकि अब आपको बता दिया गया है कि 11 में आपका एक सब्जेक्ट हो गया है बायोलॉजी, तो आपका चैप्टर भी बड़े हैं और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।